Dear friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 24। इसके पहले 23 वीडियोस आ चुकी हैं, तो आपको ज़रूर देखिएगा। एंड मॉक टेस्ट सीरीज़ का प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और ऊपर आई बटन पे भी दिया है, तो आप पूरी प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा। और साथ में जो कॉन्सेप्ट वीडियोज़ चल रही हैं उसका भी प्लेलिस्ट है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और ऊपर आई बटन में भी दिया है, तो आप वो प्लेलिस्ट भी ज़रूर चेक करिएगा। So start the video. What is the definition of health? Health की definition क्या है? हम किसको कहेंगे, कौन पर्सन को कहेंगे जो हेल्दी है? तो the absence of disease और infirmity, मीन्स डिजीज़ और infirmity ना हो तो ये complete तो नहीं है। Then state of being easily quantifiable, ये भी नहीं है। A state of complete physical, mental and social well-being, this is correct answer. A state of being subjectively assessed by individual, कोई इंडिविजुअल आपको बोले कि आप हेल्दी हो नहीं हो, तो ये भी नहीं है। तो WHO ने जो डेफिनेशन दी थी हेल्थ की, WHO के अकॉर्डिंग जो हेल्थ की डेफिनेशन थी, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी, ये पूरी डेफिनेशन है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। हम हेल्दी पर्सन उसको कहेंगे जो फिजिकली, मेंटली और सोशली हेल्दी हो, मीन्स फिज़िकली वो अपना फिज़िकल जो भी उसकी डेली एक्टिविटीज़ हैं वो करने में सक्षम हो। मेंटली मीन्स वो जो भी कॉग्निटिव प्रोसेस उसका जो मेंटली जो एक्टिविटीज़ हैं वो करने में सक्षम हो। और सोशली वेलबींग मीन्स सोसाइटी में जो भी उसकी सोसाइटी है आसपास उनके साथ उनका इंटरेक्शन या फिर जो रिलेशनशिप है वो अच्छा हो और उसमें कोई डिजीज़ ना प्रेजेंट हो, तो ऐसे पर्सन को बोलेंगे कि पर्सन हेल्दी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ कैन हेल्थ इम्प्रूवमेंट्स बी क्वान्टिफाइड एंड मेजर्ड? हेल्थ को हम कि हेल्थ इम्प्रूव हो रही है या नहीं हो रही है, इसको हम कैसे मेज़र करेंगे कि हेल्थ को के क्या मेज़रमेंट्स हैं हेल्थ के, हेल्दी पर्सन के, या फिर अगर पर्सन हेल्दी है तो उसके मेज़रमेंट्स क्या हैं, हम कैसे मेज़र करेंगे कि पर्सन हेल्दी है? वी कैन नॉट, कि हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। यूजिंग क्वालिटी एंड लेंथ ऑफ लाइफ, ये भी नहीं है, सबकी लाइफ की क्वालिटी अलग अलग होती है। The comparing health status to the state of complete physical, mental and social well-being using only monetary terms, नहीं, तो ये सही है क्योंकि जब WHO ने जो हेल्थ की डेफिनेशन दी है उसके साथ कुछ पैरामीटर्स दिए हैं कि फिज़िकली, मेंटली, सोशली वेलबींग के पैरामीटर्स हैं कि एवरेज वेट कितना होना चाहिए, एवरेज हाइट कितनी होनी चाहिए, मेंटली IQ कितना होना चाहिए, तो कुछ पैरामीटर्स दिए हैं। तो उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम जो भी हेल्दी पर्सन है, जो भी जिस भी पर्सन की हेल्थ को मेज़र करना है उसके हेल्थ पैरामीटर्स को, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। अगर वो कंपैरिजन में उन जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उसके रिजल्ट्स और जो पर्सन है उसके रिज़ल्ट कंपेयर होके उस स्टैंडर्ड तक पहुंच रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ हेल्थ को मेज़र किया जा सकता है और पर्सन हेल्दी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूटी ऑफ केयर मीन्स, केयर हम कह सकते, केयर मीन्स रक्षा करना, किसी की देखभाल करना, तो केयर की ड्यूटी क्या है? एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर पीपल्स मिस्टेक, किसी की गलती को एक्सेप्ट करना, नहीं। गिविंग आउट एडवाइस एंड रेलिवेंट एक्सीडेंट फ्रॉम द इंजर्ड मेंबर, जो इंजर्ड मेंबर है उसको एडवाइस देना, उस एक्सीडेंट के बारे में बताना, तो ये भी नहीं, केयर तो नहीं कर रहे हैं इसमें। हैविंग अ वर्किंग नॉलेज ऑफ रूल्स मीन्स जो काम कर रहे हैं उसके रूल्स के बारे में पता होना, तो ये भी कोई केयर नहीं है। एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी इन वर्क प्लेस, जो भी वर्क प्लेस पे जो वर्कर है, जो वर्क प्लेस है वहाँ पे जो पर्सन है उसकी हेल्थ और सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एक्सेप्ट करना, इसको ये है ड्यूटी ऑफ केयर। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फैट एंड ऑयल्स दैट शुड बी इंक्लूडेड इन नॉर्मल डाइट? नॉर्मल डाइट में जो नॉर्मल हम डेली डाइट लेते हैं उसमें फ़ैट और ऑयल्स का कितना परसेंटेज, कितना होना चाहिए, कितने परसेंट में फ़ैट और ऑयल होना चाहिए? सो द करेक्ट आंसर इज़ 10 to 15%, 10 से 50% जो फैट है, फैट और ऑयल डाइट में होना चाहिए। 55 से 60% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और 20 से 25% प्रोटीन होना चाहिए डाइट में। ये नॉर्मल पैरामीटर्स हैं कि 10 से 15% फैट, 20 से 25% प्रोटीन, 55 से 60% कार्बोहाइड्रेट डाइट में होना चाहिए। Which of the following is not the way to make sure you meet the highest standard of personal hygiene?
इस देखो क्वेश्चन लेंदी होते हैं ना, उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे दिया हुआ है नॉट, तो उसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है कि इसमें हमें वो पैरामीटर बताना है जो पर्सनल हाइजीन के स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द वे टू मेक श्योर यू मीट द हाइएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल हाइजीन। इसमें से वो टर्म आपको सेलेक्ट करना है जो पर्सनल हाइजीन में नहीं आता है। ऑप्शंस आर लिमिट द ज्वेलरी दैट यू वेयर, लॉन्ग हेयर मस्ट बी टाइड, ये हाइजीन परस्पेक्टिव से है कि अगर आपके हेयर्स लंबे हैं तो उनको टाई करके रखना। क्लीन योर टीथ रेगुलरली मीन्स दांतों को डेली साफ करना, ये भी हाइजीन परस्पेक्टिव है। वॉश योर हैंड रेगुलरली, ये भी हाइजीन परस्पेक्टिव है। इसमें पूछा गया है कौन सा हाइजीन परस्पेक्टिव नहीं है, तो लिमिट द ज्वेलरी यू वेयर, ये कोई हाइजीन परस्पेक्टिव नहीं है कि हम ज्वेलरी पहनेंगे नहीं पहनेंगे, कम पहने या ज़्यादा पहने, ये हाइजीन परस्पेक्टिव में नहीं आता है। तो लिमिट द ज्वेलरी दैट यू वेयर ये पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड नहीं है। तो हिंदी में भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल हाइजीन एंड कीप्स योर प्लेस फ्री फ्रॉम clutter or condition that allows bacteria and vermes to thrive. Which of the following is not a part of environmental hygiene? इसमें से कौन सा पार्ट environmental hygiene का नहीं है? And keep your place free, जो आपको keep your place free from clutter or condition that allows bacteria and vermes to thrive. ठीक है? फॉलो करेक्ट स्टोरेज एंड गार्बेज रिमूवल प्रोसीजर, ये एनवायरमेंटल हाइजीन है कि कूड़ा कचरा जहाँ पे भी उसका स्टोरेज प्लेस है वहाँ पे रखना, उसका जो प्रोसेस है रिमूवल प्रोसेस उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना। मेंटेन एंड क्लीन इक्विपमेंट्स एट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन, जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको प्रॉपर क्लीन करना और उनको मेंटेन करके रखना, हाइजीनिक कंडीशन में रखना। कैरी पर्सनल हाइजीन किट विद ग्लव्स एंड मास्क, ये भी एनवायरमेंटल हाइजीन है। वॉश योर हैंड रेगुलरली, ये पर्सनल हाइजीन है। यहाँ पे इन्वायरमेंटल हाइजीन के बारे में बात की है, तो कचरे को प्रॉपर जो उसका डिस्पोजल है, स्टोरेज प्लेस है वहाँ पे रखना, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स या जो भी यूज़ हो रहा है इक्विपमेंट्स को क्लीन रखना, उनको हाइजीन रखना, सैनिटाइज रखना, मेंटेन रखना। देन ग्लव्स एंड मास्क वगैरह लेके चलना, हाइजीन किट लेके साथ में चलना, ये भी है। देन वॉश योर हैंड रेगुलरली, ये पर्सनल हाइजीन में आता है। नेक्स्ट इज Which of the following is not a hazard that can cause injury or harm in your place? इनमें से कौन सा एक हजार्ड नहीं है, नॉट अ हजार्ड, जो कॉज कर सकता है इंजरी और हार्म इन योर प्लेस, जहाँ पे भी आप हैं, वर्क प्लेस है या कोई भी प्लेस है वहाँ पे ऐसे कौन से फैक्टर नहीं हैं, ऐसे मीन्स ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इंजरी और हजार्ड को कॉज नहीं करेगा। तो क्राउड कंट्रोल, स्पिल्स एंड स्लिपरी सरफेस लाइक वाटर, फूड एंड ऑयल, ये हार्म कॉज कर सकता है। अगर पैर स्लिप हो गया, वाटर है तो ऑयल है तो हार्म कॉज करेगा, इंजरी करेगा। इनकरेक्ट स्टोरेज इन्फ्लुएंस फ्लेमेबल मटेरियल हैविंग स्पेशल स्टोरेज इक्विपमेंट्स, अगर जो फ्लेमेबल मटेरियल्स हैं लाइक जो फायरिंग एक्सटिंग्यूशर है या फिर कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल्स हैं, इनको जो स्टोरेज है वहाँ पे ना रख के ऐसे ही रख दिया कहीं इनकरेक्ट स्टोरेज में, तो ये भी इंजरी कॉज करेंगे। इन्वायरमेंटल कंडीशन सच एज सन एक्सपोजर, अगर एक्सेस सन एक्सपोजर हो रहा है कहीं तो वो भी हार्म कॉज करेगा। क्राउड कंट्रोल, अगर क्राउड है वो भी कंट्रोल्ड है तो वो हार्म, इंजरी और हार्म कॉज नहीं करेगा। ये ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जीएस जो जनरल क्वेश्चंस आते हैं उनमें पूछ लेते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ऑफ इंजरी डज नॉट लीड ए स्प्रेन और स्ट्रेन, इसमें से कौन सा कॉज ऑफ इंजरी स्प्रेन या स्ट्रेन नहीं करता है। स्प्रेन मीन्स मसल्स में जो कभी कभी बोलते हैं ना कि मसल में पेन हो रहा है, मसल खिंच गए हैं तो मसल्स में स्प्रेन हो गया है, तो कौन सी इसमें से इंजरी है जो मसल स्प्रेन कॉज नहीं करती है। हैवी लोड ये कॉज करता है, अगर पता चले हैवी लोड उठाया, कोई मसल में स्प्रेन आ गया, पैर में मोच हो गया, हाथ में। इनकरेक्ट लिफ्टिंग, या अगर कोई गलत भारी सामान उठाना था उसको ऐसे इम्प्रॉपरली उठा दिया तो उससे भी स्प्रेन हो सकता है। ट्रॉमेटिक स्ट्रेस ये स्प्रेन कॉज नहीं करता या ना ही स्ट्रेन कॉज करता है। ट्रॉमेटिक मीन्स ऑपरेटिव कंडीशन, यूजिंग इक्विपमेंट्स इनकरेक्टली, कोई इक्विपमेंट अगर इनकरेक्ट तरीके से यूज़ करो तो ये भी स्ट्रेन कॉज कर सकता है। बट जो ट्रॉमेटिक कंडीशन है ये ऑपरेटिव कंडीशन होती है या डैमेज्ड कंडीशन जिसमें चोट लग जाती है, वो स्प्रेन कॉज नहीं करता है। स्प्रेन एंड स्ट्रेन वो होता है जिसमें मसल्स में इंटरनल
खिंचाव आ जाता है मसल में, उनको बोलते हैं कि स्प्रेन हो गया है। तो ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से स्प्रेन या स्ट्रेन नहीं होता है। अभी जो उसमें जो क्वेश्चन है वो मोस्टली इनमें नॉट इंक्लूडेड है, इस टाइप के क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। और ये क्वेश्चन दिखते हैं बड़े, देख के ही डर जाए पर्सन, बट ऐसा कुछ नहीं है। इनको अगर ध्यान से थोड़ा सा पढ़ेंगे तो थ्योरी में ही जो उसका क्वेश्चन की थ्योरी है उसमें ही आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल। इसमें से रिस्क मैनेजमेंट की स्टेज नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट मीन्स जहाँ पे कुछ काम कर रहे हो, कुछ रिस्क या फिर कोई खतरा आने वाला, तो उसको पहले से ही मैनेज करना, तो ये रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल नहीं है। देखो ये भी है, नॉट अ स्टेज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। हज़ार्ड कंट्रोल, ये रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करता है। देन आता है हज़ार्ड मेंटेनेंस, ये भी रिस्क को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। हज़ार्ड असेसमेंट, यहाँ पे हमें पता चलता है कि हज़ार्ड है क्या, कैसा है, कितना है, इसमें हम मैनेज नहीं करते, इसमें हम हज़ार्ड के बारे में जानते हैं। तो हज़ार्ड असेसमेंट जो है ये रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल नहीं है। इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग, ये भी रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टरी वॉल्स आर, जो आर्टरी वॉल्स हैं, जो हार्ट में जो आर्टरीज होती हैं, उनकी वॉल्स जो हैं कैसी होती हैं? थिन स्किन वॉल्ड, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर एंड इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग टाइनी वेसल्स, स्ट्रॉन्ग एंड क्लोज्ड स्किन। जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरी ये ब्लड को पंप, इसमें ब्लड पंप होता है, तो ये जो आर्टरी वॉल्स होती हैं स्ट्रॉन्ग मस्कुलर एंड इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक मीन्स, ठीक है, मीन्स थोड़ी सी लचीली होती हैं। इलास्टिक मीन्स लचीली होती हैं। कभी ज़्यादा अगर प्रेशर हो रहा है तो ये अपने वॉल्यूम इनमें कम या ज़्यादा हो सकता है। तो जो आर्टरीज वॉल होती है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, मस्कुलर होती हैं, इलास्टिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनीमिया कॉज्ड बाय विटामिन B12 डेफिशिएंसी इज, जो B12 डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया कॉज होता है उसको बोलते हैं परनीसियस एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है। सिक्कल सेल एनीमिया, इसमें जो ब्लड सेल्स हैं वो सिक्कल के फॉर्म में होने लगती है, ये ब्लड सेल्स में डिफॉर्मेशन होता है, और ये जो सिक्कल है ये बिल्कुल शार्प पॉइंटेड हो जाती है, जिससे ये शार्प पॉइंट होने से जो अदर ब्लड सेल्स हैं उनको डैमेज करती रहती हैं, और इससे ब्लड जो RBCs हैं उनका काउंट कम होने लगता है, और ये तब उसको बोलते हैं सिक्कल सेल एनीमिया। ये जो सिक्कल सेल एनीमिया है ये ब्लड सेल में एबनॉर्मलिटी की वजह से होती है, और मीन्स एबनॉर्मलिटी या डिफॉर्मेशन, जो ब्लड सेल्स हैं उनका जो शेप है, जो उनकी फॉर्मेशन है वो डिफॉर्म हो रही है, मीन्स ये ओवल ऐसे ना होके ये डिफॉर्म हो रही हैं, इसकी वजह से जो एनीमिया होती है उसको बोलते हैं सिक्कल सेल एनीमिया। B12 की वजह से जो होती है डेफिशिएंसी की उसको बोलते हैं परनीसियस एनीमिया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल यार्न, इसमें से कौन सा सिंपल यार्न नहीं है? तो सिंगल सिंपल यार्न है, प्लाई सिंपल यार्न है, केबल सिंपल यार्न है। जब सिंगल को मिलाते हैं, देखो ये सिंगल यार्न है, इसको ये सिंगल है, ठीक है, दो सिंगल मिला दिए तो इससे बना एक प्लाई यार्न, अब दो प्लाई यार्न मिला दिए तो इससे बना एक केबल यार्न। तो सिंगल को सिंगल से बनता है प्लाई यार्न, प्लाई से बनता है केबल यार्न, और सिंपल यार्न टेक्सचर्ड यार्न जो है ये सिंपल नहीं है। नाम से ही क्लियर है, टेक्सचर है तो सिंपल कैसे हो सकता है? तो टेक्सचर्ड यार्न को बोलते हैं नोवेल्टी यार्न। तो टेक्सचर्ड यार्न जो है नोवेल्टी यार्न्स होते हैं, उनको बोलते हैं टेक्सचर्ड यार्न, और ये सिंपल नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल एजुकेशन इज ऑल्सो ऑफन टर्म्ड एज, इनफॉर्मल एजुकेशन को और क्या कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है? एक तो होती है फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल जो सेट कैरिकुलम में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है लाइक क्लासरूम में, उसको बोलते हैं फॉर्मल। नॉन फॉर्मल जो पर्सन की नीड के अकॉर्डिंग उनको जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, फील्ड पर जाके जो फार्मर्स की जो रिक्वायरमेंट्स है, उनकी नीड है, उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग देना, उसको बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। एंड जब इनफॉर्मल एजुकेशन की बात होती है उसको बोलते हैं इंसिडेंटल एजुकेशन। मीन्स कोई अचानक कोई इंसिडेंट हो गया, उससे जो पर्सन सीखते हैं, उन कोई कुछ काम कर रहे हैं उसमें कुछ मीन्स कोई इंसिडेंट की वजह से अगर कुछ नया चीज़ सीखते हैं उसको बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, तीन टाइप के होते हैं एजुकेशन, ठीक है। द होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क इज डन, होमोजेनाइजेशन, होमो मीन्स एक जैसा, होमो एंड हेटेरो होता है ना, होमो मीन्स सिमिलर,
हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो यहाँ पे होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क क्या है? डिस्ट्रॉय पैथोजन, पैथोजन को डिस्ट्रॉय तो नहीं कहते हैं, पैथोजन जब डिस्ट्रॉय करते हैं तो पास्चराइजेशन करते हैं, बॉयलिंग करते हैं। देन आता है टू इन्हेंस न्यूट्रिटिव वैल्यू, न्यूट्रिटिव वैल्यू इन्हेंस करने के लिए फोर्टिफिकेशन करेंगे। टू डिस्पर्स फैट मॉलिक्यूल्स, जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं इन डिस्पर्स मीन्स बराबर अमाउंट में उनको डिस्पर्स करना, बराबर अमाउंट में उनको फैलाना। होमोजेनाइजेशन मीन्स टू डिस्पर्स फैट मॉलिक्यूल्स, जो मिल्क में जो फैट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनको ब्रेक डाउन करके बिल्कुल इक्वल मीन्स जो सेम अमाउंट के ब्रेक करके उनको पूरे मिल्क में उनको डिस्पर्स कर देना, उसको बोलते हैं टू डिस्पर्स फैट मॉलिक्यूल्स। हेल्प मेकिंग चीज़, यहाँ पे कोगुलेशन होगा तभी तो चीज़ बनेगा। तो होमोजेनाइजेशन मीन्स टू डिस्पर्स फैट मॉलिक्यूल्स इन द मिल्क। नेक्स्ट इज लीफ स्टैंड्स फॉर, लीफ का फुल फॉर्म क्या है? लेबलिंग इकोलॉजिकली अप्रूव्ड फैब्रिक, जो इकोलॉजिकली मीन्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो उनको क्या बोलते हैं? लेबलिंग इकोलॉजिकल अप्रूव्ड फैब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ब्लैक कलर इज एडेड टू एनी कलर इज कॉल्ड, जब ब्लैक कलर को किसी कलर में मिलाया जाता है तब वो क्या बनता है? बोलते हैं ना जैसे कि परछाई पड़ रही है, शेड है, डार्क हो रहा है तो डार्क बोलते हैं शेड। तो जब ब्लैक इज डार्क कलर, जो ब्लैक को किसी कलर में मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं शेड। जब वाइट कलर मिलाते हैं WHI तो उसको बोलते हैं टिंट। कलर को ही बोलते हैं क्रोमा। कलर वैल्यू मीन्स इंटेंसिटी, लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ कलर इज कलर वैल्यू। नेक्स्ट इज मार्केट इज अ प्लेस वेयर देयर इज, मार्केट में क्या होता है? मार्केट एक जगह है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, सिर्फ सर्विसेज तो नहीं मिलती हैं, ठीक है, शिपिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स वहाँ पे गुड्स और सर्विसेज बनाई नहीं जाती हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज द करेक्ट आंसर। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स आपने कोई सर्विस ली तो उसके बदले में आपने उसको गुड्स मीन्स कुछ सामान या पैसा दिया, या फिर आपने कोई गुड्स लिया उसके बदले में आपने उसको सर्विस प्रोवाइड की। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ द प्लेस, उसको बोलते हैं मार्केट। फिनिशिंग ऑफ गुड्स तो ये भी नहीं है। मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर देयर इज़ अ exchange of goods and services. Next, thank you। अगर वीडियो अब ये इसके आंसर्स हैं तो आप आंसर्स भी देख लीजिएगा सारे। थैंक यू। ये मेरा फेसबुक पेज है वे टू JRF विद आकांक्षा सिंह, तो आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है वे टू JRF, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।